Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 15 जुलाई 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है अज़रबैजान को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, जिसमें गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह बोल रही है प्राइवेट सेंटर से कि आप लोगों को जो वैक्सीनेशन है उसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। ये आर्टिकल हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बकवास आर्टिकल है। आप लोग सिर्फ इसका ये जो हेडलाइन है पढ़कर इसको हटा सकते हो, इसमें कुछ भी हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हम लोग अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख रहे हैं। और उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर ये वाला भी देखने को मिलेगा, इसको भी छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आपको एग्जाम से रिलेटेड नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ये आर्टिकल है, देखो यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड भी आपको देखने को मिलेगा, प्लस इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये आर्टिकल बात करता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जामिन करेगा सेडिशन को। देखो अब यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए पिटीशन डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरीके से यहाँ पे एग्जामिन करने वाला है इस पिटीशन को। और ये जो पिटीशन है किसके द्वारा डाला गया, ये है एक मेजर जनरल। इनका कहना यह है कि जो ये सेडिशन है, सेडिशन का मतलब क्या होता है, जो राजद्रोह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये सेडिशन के चार्जेस बहुत पहले लगाए गए थे। एक तरीके से सेडिशन का लॉ बहुत पहले लाया गया था, बहुत पुराना लॉ हो चुका है, 60 साल पहले का जजमेंट है। आज के टाइम पर ज़रूरत यह है कि इस पूरे सेडिशन को वापस से रिलुक किया जाए, तो उसके लिए पिटीशन डाला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पिटीशन को एग्जामिन करेगा जल्दी, और देखते हैं क्या क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं इस सेडिशन के रिगार्डिंग। आगे आपको सेडिशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन से सेक्शन के अंदर सेडिशन के चार्जेस देखने को मिलते हैं, सेडिशन क्या है। तो देखो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो सेडिशन लॉ है ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जीएस पेपर 2 में आपके जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे टॉपिक्स ये भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिज़ाइन, और साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, फंडामेंटल राइट्स, जजमेंट एंड केसेस, कुछ इस टाइप के टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग इस सेडिशन लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करेंगे, क्या है इसका इतिहास। तो देखो इस लॉ को इनेक्ट किया गया था 17th सेंचुरी में इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है। 17th सेंचुरी आप कह सकते हो कि जब ब्रिटिशर्स वगैरह थे तो उनके द्वारा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लाया गया था। इस लॉ को ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया 1837 में, मतलब ओरिजिनली कब लाया गया, 1837 में। किसके द्वारा, थॉमस मैकले के द्वारा। जो ब्रिटिशर्स थे वो उसको लेकर आए, क्योंकि कहना यह था कि कोई भी अगर अगेंस्ट में बोलता है, मान लो कि देखो कोई भी सरकार के अगेंस्ट में बोल रहा है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही है उसके अगेंस्ट में कोई भी अपने ओपिनियन रखेगा, कोई भी कुछ भी बोलेगा, तो उस पर क्या करेगी वो सरकार, वो सेडिशन के चार्जेस लगा देगी कि हाँ वो राजद्रोह कर रहा है, देशद्रोह दिखा रहा है। कुछ इस टाइप के सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, जो कि आज के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा इस टाइप के केसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो ये पूरी चीज़ें हुई। देन उसके बाद जो सेक्शन 124A है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है आपको, सेक्शन 124A इसको इंसर्ट किया गया 1870 के अंदर, और यहाँ पर एक तरीके से अमेंडमेंट किया गया था और इसको इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स स्टीफन ने। और तभी से आज के टाइम पे अगर हम बात करें, जो ये सेडिशन लॉ है, तब से अभी तक जो ये सेडिशन है ये क्राइम है अंडर द सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। जो हमारे पास इंडियन पिनल कोड है उसके सेक्शन 124A के अंदर सेडिशन एक क्राइम के तौर पर देखा जाता है। क्राइम क्यों देखा जाता है, देखो जब आप सेक्शन 124 को देखोगे अच्छे से तो उसमें डिफाइन किया गया है सेडिशन की डेफिनेशन को। सेडिशन का मतलब है कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर कुछ बोलकर, लिख कर, ठीक है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो साइन कर कर या फिर अपना विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर
सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, गवर्नमेंट के खिलाफ अपना डिसअफेक्शन दिखाता है, हेट्रेड दिखाता है, तो फिर उसके खिलाफ यहाँ पर ये सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पर क्या होता है ना, इसमें ये पहले भी मेंशन किया हुआ है कि अगर चीज़ें बिल्कुल सही है, कि मतलब जिस बंदे ने ये स्टेप्स उठाए, जो भी यहाँ पर बोला है सरकार के खिलाफ, अगर वो बिल्कुल सही बात है तो उसके खिलाफ ये सेडिशन चार्जेस नहीं लगने चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर क्या होता है, चाहे वो सही बात हो चाहे वो गलत बात हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर ये सेडिशन का यूज़ होता है। देन उसके बाद जब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक तरीके से सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाएं, तो सेडिशन के अंदर पनिशमेंट क्या है, तो पहली चीज़ तो ये कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यहाँ पर बेल भी नहीं मिलती है। देन उसके बाद ये 3 साल की सज़ा मिल सकती है और उसको आने वाले टाइम पर ऐड भी किया जा सकता है, प्लस यहाँ पे फाइन भी लगा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया कि किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है तो उसको गवर्नमेंट जॉब से हटा दिया जाएगा, प्लस ये जो है कि कोई भी व्यक्ति है जिसके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगते हैं उसको बिना पासपोर्ट वगैरह के रहना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी जाती हैं। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से आर्टिकल को रिलेट करना है। देन उसके बाद आता है सेकंड आर्टिकल की तरफ। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहाँ जहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी बताने लायक मैं बिल्कुल बताऊंगा। यहाँ पे आर्टिकल बात करता है जो अफगानिस्तान फ्यूचर कांट बी इट्स पास्ट, मतलब कि देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तालिबान जो है बहुत सारे एरियाज़ को कैप्चर कर चुका है और आने वाले टाइम पे प्रेडिक्शन ये है जैसे ही वो काबुल को कैप्चर करता है, आप समझ सकते हो कि पूरे जो अफगानिस्तान है वो तालिबान के अंडर में आ जाएगा। अब इसी चीज़ को देखते हुए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से जो कॉन्टैक्ट ग्रुपिंग है वहाँ पर बातचीत करी। एक तरीके से आप कह सकते हो जो मीटिंग हुई थी एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, दुशानबे में जो ये मीटिंग हुई है, तो वहाँ पर बोला कि देखो ये जो अफगानिस्तान का फ्यूचर है कैन नॉट बी इट्स पास्ट, मतलब कि यह है कि अफगानिस्तान का अगर हम लोग पास्ट देखें, इसका इतिहास देखें, तो पहले तालिबान ने पूरी तरह से कैप्चर कर रखा था, तालिबान के कंट्रोल में था। ठीक है, तो हम वही चीज़ वापस से नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान वापस से सारी चीज़ों को कंट्रोल करता हुआ नजर आए, तो ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं चाहते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया, छोटा सा स्टेटमेंट दिया गया। नाउ अब देखो आर्टिकल के लिए एक चीज़, इस आर्टिकल में एक चीज़ इंपॉर्टेंट निकल कर आ जाता है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए, वो है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो छोटी छोटी बॉडीज़ हैं इनके रिगार्डिंग प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले टाइम पे भी चांसेस है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ एससीओ क्या है तो इसके बारे में बात करते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको फॉर्म किया गया था ईयर 2001 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना के अंदर देखने को मिल जाएगा। जो एससीओ है यहाँ पर आप कह सकते हो इसके अंदर एक बहुत बड़े एरिया को ही कवर करता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए और एशिया पैसिफिक रीजन के लिए भी आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी देखने को मिल पाएगी। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर बोला यह जाता है ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ क्वेश्चन ये है इंटर गवर्नमेंटल क्या है, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी सरकारें मिलकर काम करती हैं। यहाँ पे जो मेंबर स्टेट्स हैं 8 मेंबर्स है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, जो कि अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है वो दुशानबे के अंदर हुई है। अच्छा ये बताओ दुशानबे कहाँ पर है, कौन सी कंट्री के अंदर है। नाउ जो ये एससीओ है इसके 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जो कि इन सब के कार्यों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इंडिया ने ज्वाइन किया था एससीओ को 2017 में और देखने वाली बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान ने साथ में ही ज्वाइन किया था 2017 में, आपको ध्यान रखना है। कुछ परमानेंट बॉडीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की, तो 2 परमानेंट बॉडीज़ आपको देखने को मिलने पाएंगी। वो है एससीओ सेक्रेटेरिएट बेस्ड इन बीजिंग चाइना के अंदर, दूसरा आपको एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा जो कि उज्बेकिस्तान के अंदर है। तो ये 2 बॉडीज़ हैं। इसका मेन काम यही है कि जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको काउंटर बैलेंस करना। नाउ अब यहाँ पर नाटो क्या है, तो नाटो के बारे में हमने काफ़ी बार चर्चा भी करी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग ये बता सकते हो नाटो बनाया क्यों गया था, नाटो बनाने के पीछे का पर्पज़ क्या था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इनफैक्ट यहाँ पर एसएससी में भी पूछा गया है। तो बताना ज़रा नाटो बनाने के पीछे का पर्पज़ क्या था। काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, पता होना चाहिए, पहले हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, तो देखो मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो ये एससीओ है यहाँ पर आपस में कंट्रीज़ मिलकर काम करती हैं। जो है अब किस किस सेक्टर पर, वो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इस पिक्चर के माध्यम से कि जो उनके गोल्स वगैरह हैं वो यही हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं आपस में इनका जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना। साथ ही साथ कौन कौन से सेक्टर्स में मिलकर काम करना, जैसे कि पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर,
एज वेल एज एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो इन सब चीज़ों के लिए काम करता है। साथ में मिलकर इनका गोल ये भी है कि इंश्योर करना पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, यानी इनके रीजन में ये शांति बनाई रखी जा सके, उसके लिए भी ये सारी कंट्रीज मिलकर काम करती हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है, ये सारी बॉडीज़ आप लोग देख सकते हो, जैसे कि काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो अभी हमने जितने भी नोट्स डिस्कस किए हैं, चाहे हमने सेडिशन के बारे में बात करी है, चाहे हमने एससीओ के बारे में बात करी है, वो सब आपको दूसरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, दीपक यादव एजुकेशन नोट्स पर, और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक तरीके से आप कह सकते हो आर्टिकल ऑफ द डे। यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये वेमेन के लेकर बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी आर्टिकल्स को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है, और हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वो क्या रहा है, अभी जो परमानेंट कमीशन है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अभी 147 वेमेन ऑफिसर्स को और भी डाला जाएगा परमानेंट कमीशन में, ठीक है। अभी क्या होता है परमानेंट कमीशन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। नाउ जो ये आर्मी है, अभी क्या है, आर्मी ने आज के टाइम पर आप देख पाओगे 2020 से ही लगभग 424 वेमेन आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर, खासकर परमानेंट कमीशन के अंदर, ठीक है। इनको ग्रांट किया है परमानेंट कमीशन के अंदर, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, और अभी और भी विमेंस को परमानेंट कमीशन के अंदर डाला जाएगा, ठीक है, परमानेंट कमीशन के अंदर लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग समझेंगे बहुत सारी चीज़ों को, जो कि आर्टिकल पिछले साल से न्यूज़ में है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में पूछा जा सके। खासकर जीएस पेपर 1 के अंदर आपको वेमेन इश्यूज़ और वेमेन एम्पावरमेंट और ये बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन, फिर परमानेंट सर्विस कमीशन, ये सब क्यों न्यूज़ में है। तो देखो शॉर्ट सर्विस कमीशन न्यूज़ में क्यों था अभी, क्योंकि पहले वेमेन को शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही दिया जाता था, ठीक है। अब उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन से वो लोग परमानेंट सर्विस कमीशन में भी अप्लाई कर सकती हैं, इस वजह से यहाँ पर ये पिछले साल न्यूज़ में था। तो हम लोग इसको समझते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब यह है कि देखो एक स्कीम है जहां पर वेमेन ऑफिसर्स को आर्मी के अंदर अलाउ किया जाएगा। ध्यान से सुनना, वेमेन ऑफिसर्स जो हैं वो आर्मी के अंदर अलाउ करी जाएंगी, लेकिन कब तक के लिए, सिर्फ 10 साल के लिए, और चाहे तो उसको एक्सपेंड कर सकती हैं 14 साल तक, लेकिन 14 साल के बाद यहाँ पर वो आर्मी के अंदर सर्व नहीं कर सकती। वो क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। ओके, ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो वेमेंस हैं उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए गए, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा उनकी जो जॉब्स हैं रिगार्डिंग इन द आर्मी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह दे रखी। इनफैक्ट आप कह सकते हो जो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये जो स्कीम है, ये विमेन ऑफिसर्स को अलाउ ही नहीं करता कि ये लोग कॉम्बैट रूल्स के अंदर अप्लाई करें। मतलब कि आप कह सकते हो विमेन को आर्मी के अंदर लड़ने वड़ने के लिए तो आगे बढ़ाया ही नहीं जाता था। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती थी। अभी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि वेमेन ऑफिसर्स को अलाउ नहीं किया जा सकता कि ये परमानेंट कमीशन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकती हैं, ठीक है। ऐसी यहाँ भी चीज़ें देखने को मिलती थी कि वेमेन ऑफिसर्स क्वालिफाई नहीं कर सकती है परमानेंट कमीशन के लिए, ठीक है, क्वालिफाई नहीं कर सकती है गवर्नमेंट पेंशन के लिए। ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही थी रिगार्डिंग द वेमेन जब वो आर्मी के अंदर सर्व कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है, ये देखो शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात तो हमने देख ली, ठीक है, जहां पर आप 10 से 14 साल तक सर्व कर सकते हो। देन उसके बाद जो एक आता है परमानेंट कमीशन इन आर्मी। अब क्या है यहाँ पे जो ये परमानेंट कमीशन है, ये रेफर करता है अ करियर टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। सिंपल, खत्म। यहाँ पे मतलब क्या है कि देखो जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता तब तक जो है यहाँ पर सर्विस के अंदर सर्व करना। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। पहले क्या हो रहा था, वेमेन जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर वर्क कर रही थी, लेकिन उनको क्या किया गया, परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर लाया गया, ताकि वो लोग अपना रिटायरमेंट तक जो है वर्क कर सकें। इसका मतलब यह है जो भी ऑफिसर्स हैं वो सेलेक्ट होता है जो भी परमानेंट कमीशन के थ्रू, उस वो 60 साल तक वर्क कर सकता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था पिछले साल का, वो क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट्स को टैकल करते हुए, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स सरकार के भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ पर ये बोला कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमने वेमेन को शॉर्ट सर्विस कमीशन में रख रखा है, उनको परमानेंट सर्विस कमीशन के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं इक्वालिटी अंडर लॉ वायलेट हो रहा है, ठीक है। इसका यहाँ पे हनन होता हुआ नजर आएगा, तो हम लोगों को इसके रिगार्डिंग स्टेप उठाने हैं। तो उसी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टेप्स उठाए। अब यहाँ पर वेमेन को परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर भी क्वालिफाई किया जाता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो उसी को लेकर चर्चा है कि बहुत सारी वेमेंस जो हैं अभी तक आप देख सकते हो 2020 से 424 वेमेंस हैं जो कि उनको ग्रांट किया गया है परमानेंट सर्विस कमीशन, और आने वाले टाइम पे और भी वेमेंस इसके अंदर ऐड होने वाली हैं।
ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। देन उसके बाद आपको मालूम होगा ये सारी चीज़ें मुद्दा चल क्यों रहा था, क्योंकि एक तरफ क्या हो रहा था ना, जो सरकार है वो सरकार इन चीज़ों को अपोज कर रही थी। अब यहाँ पे सरकार अपोज क्यों कर रही थी, उससे पहले हम लोग ये समझेंगे वेमेन इन आर्मी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले यहाँ पर मेंस में मेंस में जो है क्वेश्चन आ चुका है, वेमेन इन आर्मी। अब इसका बैकग्राउंड अगर हम बात करें, जो वेमेन ऑफिसर्स हैं आर्मी के अंदर, इनका इंडक्शन हुआ था पहली बार 1992 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि वेमेन ऑफिसर्स आर्मी में लाई जाने लगी थी 1992 से ना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इनको जो है पहले तो 5 साल तक सर्विस दे सकती थी, और मतलब सेलेक्टेड एरियाज़ के अंदर सर्विस दे सकती थी। इनको फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर डाला गया। शॉर्ट सर्विस कमीशन से 10 साल की जॉब हुई, 10 साल से 14 साल की हुई। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर इनको एक तरीके से इनके कुछ स्पेसिफाइड रूल्स थे, ज़्यादा बड़े बड़े रूल्स दिए नहीं गए। लेकिन अब यहाँ पर इनको परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर भी डाला जाता है। गवर्नमेंट जो है आप कह सकते हो अगेंस्ट थी पूरे इन चीज़ों के। गवर्नमेंट का कहना यह था कि वेमेन जो है ये सारे रोल प्ले नहीं कर सकती है, कॉम्बैट रूल्स प्ले नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपोज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, बिल्कुल प्ले कर सकती है, और हम लोगों को परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर डालना चाहिए। सरकार का कहना यह है कि देखो वेमेन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, खासकर यहाँ पे फैमिली सेपरेशन हो जाता है, फिजिकली बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, फिजिकली यहाँ पर आप कह सकते हो एक्टिवनेस के अंदर, ताकि जो वेमेन है वो कॉम्बैट टास्क को पूरा कर सके। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर वुमेन को थोड़ा सा यहाँ पर वीक दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को अपोज किया। ओके, देखो आर्टिकल था इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर इंडिया और रशिया के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी, ध्यान रखना है। मतलब 2+2 मिनिस्ट्री मीटिंग का 2 मिनिस्टर इंडिया के, 2 मिनिस्टर रशिया के, और दोनों में होगी बातचीत, और ये होने वाली है जल्द ही। तो अभी यहाँ पर इस आर्टिकल में हम लोग कुछ ऐसा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये मीटिंग नहीं होगी तब तक हम लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं मालूम होने वाला है। ठीक है, मीटिंग के अंदर ऑब्वियस ही बात है, दोनों के दोनों अपने इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, जो भी अपने ट्रेड हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर वर्क करने वाला है। इकोनॉमी, ट्रेड के अलावा जो डिफेंस सिस्टम है, ऑब्वियस ही बात है इंडिया और रशिया के डिफेंस टाइज भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों के अंदर ये बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग कुछ भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, 2+2 मीटिंग, मिनिस्ट्रियल मीटिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आर्टिकल में, यहाँ पर आता है एक आर्टिकल ये वाला। देखो यहाँ पे क्या है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इम्पैस है, ये अफेक्ट कर रहा है बायलैटरल टाइज को। मतलब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर जो भी सिचुएशन चल रही है, वो आज के टाइम पर सिचुएशन क्या है, वो आज के टाइम पर रिजॉल्व ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, जैसी सिचुएशन चल रही थी वो आज के टाइम पर अभी भी आप देख पाओगे ऐसे ही सिचुएशन चल रही है। ठीक है, अच्छे से सोल्यूशन इसका कोई निकल नहीं पा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के जो बायलैटरल टाइज हैं उनको अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये बोला गया। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इंडिया चाइनीज़ ट्रूप्स हैं एलएसी पर, वो आप देख पा रहे होंगे बहुत लंबे समय से ये स्टैंड ऑफ चलने लगा है। बहुत लंबे समय से रिलेशंस जो हैं दोनों के एलएसी पर काफ़ी हद तक ख़राब है। ठीक है, जो बायलैटरल टाइज हैं इनके वो नेगेटिवली ग्रो हो रहे हैं। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर साहब, इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली थी चाइना के जो स्टेट काउंसलर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं वांगी, इनसे। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे बोली गई, ये एससीओ की जो मीटिंग हुई थी दुशानबे में, वहाँ पर। और एससीओ क्या होता है वो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, खत्म यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, देखो बोला ये जा रहा है कि देखो जब जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस वगैरह भी करा गया, कि यानी कि जो भी यहाँ पे स्टैंड ऑफ वगैरह चल रहा था, वहाँ से जो है अपनी आर्मीज़ को डिसएंगेजमेंट तो करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें चीज़ें फिर भी रिजॉल्व होती हुई नहीं नजर आएंगी। लगभग 1 साल तक जो है एलएसी पे ये डिस्प्यूट क्रिएट होते हुए आए हैं चाइना और इंडिया के बीच में, और फिर उसके बाद इनके रिलेशन जो है लगातार 1 साल तक खराब होते हुए नजर आए लगातार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फरवरी 2021 जो कि इसी साल की अभी जो फरवरी निकली है, ठीक है, वहाँ पर इंडिया और चाइना ने मिलकर अपना डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट किया। इन्होंने बोला कि चलो हम लोग डिसएंगेजमेंट करेंगे, और एक तरीके से ये वापस से पीछे पीछे हट गए। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अभी भी जो है इनके बीच में रिलेशंस ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी भी यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कहीं ना कहीं चाइनीज़ आर्मी अपना कंस्ट्रक्शन करती हुई नजर आएगी उधर की साइड, अपने बॉर्डर की साइड। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। मतलब रिलेशंस जो हैं कहीं ना कहीं अभी भी खराब नजर आएंगे इंडिया और चाइना के बीच में, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टाइम पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी पिछले साल जून के टाइम पर, कि ऐसी सिचुएशन 1962 में हुई थी। उसके बाद से आप कह सकते हो लंबे समय बाद वहाँ पे फायरिंग हुई, और जो है हमारे जवान भी शहीद हुए। ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल गई थी। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में जो मोदी और मालदीवियन प्रेसिडेंट हैं इनके बीच में बातचीत हुई है, एक तरीके से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है, टेलीफोन पर बातचीत हुई है।
बायलेटरल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे डिस्कशन किया गया। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, बातचीत हो रही है तो किस चीज़ के लिए वो लेकर होगी, इकोनॉमिक हो गए, बायलेटरल रिलेशंस हो गए, इनके ऊपर ही वर्क किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, मालदीव्स एक इंपॉर्टेंट कंट्री भी हो जाता है इंडिया के लिए। ठीक है, रिलेशंस जो है कि अगर हम बात करें तो दोनों के रिलेशंस भी काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया ने बहुत हेल्प प्रोवाइड करवाई है मालदीव्स को। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनको वैक्सीन वगैरह भी कोविड से लड़ने के लिए बहुत सारी यहाँ पर वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड कराई हैं, बहुत सारी और भी एसेंशियल नीड्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स भी हम लोगों ने मालदीव्स को दे रखे हैं। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो दोनों का जो कोऑपरेशन है वो आपको काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर एक टेलीफोनिक यहाँ पर बातचीत हुई है बायलेटरल कोऑपरेशन को लेकर, और यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं, और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जहाँ पर चर्चा हो रही है इंडिया का जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज बर्डनिंग है वो काफ़ी बढ़ रहा है। नाउ क्वेश्चन ये है, व्हाट इज न्यूरोलॉजिकल डिजीज। न्यूरोलॉजिकल मतलब कि जो दिमाग से रिलेटेड बीमारियाँ हैं वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी भारत के अंदर, और ये इसी चीज़ को लेकर आप देख पाओगे ये पिछले काफ़ी लंबे समय से ये बीमारियाँ लगभग बढ़ती हुई नजर आई हैं। नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बोलने की बीमारी हो गई, और भी बहुत सारे स्ट्रोक्स की वजह से यहाँ पे लगभग 7.4% टोटल डेथ हुई है 2019 के अंदर, ये सारी स्टडीज़ बताती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारियाँ 1990 से 1990 से लेकर 2019 के बीच का गैप देखें तो 1990 में बहुत कम डेथ हुआ करती थी, बहुत कम ऐसे डिसऑर्डर्स हुआ करते थे ब्रेन रिलेटेड। लेकिन 2019 में अगर हम बात करें, ये जो बीच का इतना लंबा गैप है, यहाँ पर ये बीमारियाँ बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई हैं रिगार्डिंग द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ओके, और ये जो स्टडीज़ वगैरह यहाँ पे पब्लिश करी गई हैं रिगार्डिंग दिस, जो स्टडी है वो है लेंसेट ग्लोबल हेल्थ बाय द इंडियन स्टेट लेवल डिजीज बर्डनिंग इनिशिएटिव्स। इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिलीज़ करी। उन्होंने बोला है जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक की वजह से लगभग 6,99,000 डेथ हुई हैं इंडिया के अंदर 2019 के अंदर, मतलब 7 लाख के आसपास डेथ देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप कह सकते हो जो कि 7.4% हो जाता है, मतलब हमारे जो देश की जितनी भी डेथ हुई है 2019 में, उसमें से 7.4% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रोक का है। उसके बाद जो ये नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसमें से जो बीमारियां हैं डिसऑर्डर्स में, इन डिसऑर्डर्स में बहुत सारी बीमारियां कैसी देखने को मिली हैं, जैसे कि स्ट्रोक, हेडेक डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, सेरेब्रल प्लासी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तरीके से पार्किंसन डिजीज़ यानी कि जो भूलने वगैरह की बीमारियाँ होती हैं, अल्जीमर, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, सारे जो ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, जो ये बीमारी इन्होंने जन्म लिया है, इन बीमारी ने जन्म लिया और ये बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि आप लोग अपने एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, और ज़्यादा यहाँ पर इसका कोई इंपॉर्टेंस नज़र आएगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 11 और 12 पर, एडवर्टीजमेंट भरा हुआ पेज है, स्किप भी कर सकते हो टोटली। आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहले आर्टिकल में बातचीत हो रही है, तालिबान ने कैप्चरिंग करनी चालू कर दी है। देखो ये आर्टिकल यार लगातार मतलब अब रहने वाला है, इसको हम लोग डिस्कस करना बंद करने वाले हैं एक तरीके से। तालिबान ने क्या कर लिया है, अब जो ये बॉर्डर क्रॉसिंग है पाकिस्तान के साथ तालिबान अफगानिस्तान की, उसको भी सीज कर लिया है। ठीक है, वहाँ पर भी कैप्चरिंग दिखा रही है, वहाँ पर भी उसको भी बंद कर दिया है। आप कह सकते हो ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं ना, यहाँ पर मतलब छोड़ सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पर एक वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम होगा यूएस के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, इनका कहना यह है कि जो ये आज के टाइम पर यूएसए ने अपने जो ट्रूप्स हैं उनको अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है, विड्रॉ करने के बाद ये जो पुल आउट है ना, ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा जॉर्ज बुश का कहना है। क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा ना होता, थोड़े टाइम तक और मेंटेन कर लेते, वहाँ पे शांति अच्छे से बनाकर अगर यूएस अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करता, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर क्रिएट ना होती। लेकिन आज के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, क्योंकि ये सब क्या हुआ है आपको अभी तक तो ये सारे न्यूज़ में नहीं था। जैसे यहाँ पर यूएस की ट्रूप्स आधे से ज़्यादा निकल चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे एक टारगेट ये भी सेट कर रखा है 11 सितंबर तक सारे ही ट्रूप्स को जो है यूएसए विड्रॉ कर लेगा, तभी से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। तो उसी वजह से कहा जा रहा है जो बाइडन ने जो भी यहाँ पर ये किया है, या फिर एक तरीके से जब भी यहाँ पे आप कह सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से ये बातचीत शुरू हो रखी है, ये जो पुल आउट है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिस्टेक देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर जॉर्ज बुश का कहना है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, लगभग 12 लोगों की जान गई पाकिस्तान के अंदर, एक बस ब्लास्ट हुआ है जिसमें आप कह सकते हो 9 चाइनीज़ थे, बहुत सारे चाइनीज़ इस बस में थे जो कि डैम वगैरह कहीं तक रिपेयरिंग वगैरह के लिए जा रहे थे, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें थी। फिलहाल यहाँ पे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस बस के अंदर ये अटैक हुआ है या पता नहीं क्या हुआ है। तो एक तरीके से पाकिस्तान का तो कहना यह है कि एक गैस लीक की वजह से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, और चाइना का कहना यह है कि ये बॉम्ब अटैक है। ठीक है, दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट है, पता नहीं क्या चल रहा है, देखते हैं क्या होगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल में। तो क्यूबा के अंदर आपको मालूम होगा काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमने डिस्कस भी किया था, लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्यूबा के अंदर आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन क्रिएट है, वहाँ पे भुखमरी वगैरह देखने को मिलेगी, लोगों के पास पैसा नहीं है चीज़ों को खरीदने के लिए। एक तरीके से जो ये कोविड है, कोविड की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आपको बहुत बुरे देखने को मिलेंगे, वोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन देखने को मिली है बहुत लंबे समय से। तो फिर उसी वजह से आर्टिकल न्यूज़ में था, फिलहाल वहाँ पर इंटरनेट वगैरह रिस्टोर कर लिया गया है प्रोटेस्ट के बाद में। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो यूएस ने यहाँ पर अर्ज किया है, फोकस किया है आसियान के ऊपर कि आसियान क्या करे, आज के टाइम पर प्रेस करे ताकि जो म्यांमार के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, आपको मालूम होगा म्यांमार क्राइसिस का मतलब म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री कू है, मिलिट्री यानी कू मतलब तख्ता पलट, जो वहाँ पर मिलिट्री के अंदर में पूरा तरह से म्यांमार कंट्रोल में है, उस चीज़ का एंड किया जा सके। ऐसा यहाँ पे यूएस ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अकेली एक चीज़ ये देखने को मिलेगी, वो है आसियान एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए आसियान के रिगार्डिंग, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। आसियान की बात करें, फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एक तरीके से जो रीजनल ग्रुपिंग है, ये क्या करता है, जितने भी कंट्रीज है इसके अंदर, वो सब आपस में प्रमोट करती हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ऑपरेशन को। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1900, पता नहीं क्या बोलते हैं ऐसे 67 को हिंदी में, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक के अंदर, तो ध्यान रखना। नाउ जो ये थाईलैंड है, थाईलैंड ने जो है इसको आप कह सकते हो कि आसियान को जो आसियान डिक्लेरेशन है ये साइन हुआ। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो आसियान के फाउंडिंग फादर्स थे इनके द्वारा। नाउ फाउंडिंग फादर्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड आते हैं। और 10 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, वो कौन कौन से हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। चेयरमैनशिप की बात करें तो चेयरमैनशिप बदलती रहती है, रोटेशन होता रहता है यहाँ पर। आसियान कंट्रीज़ काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन क्रिएट करती है, मतलब सारी कंट्रीज़ मिलाकर अगर हम बात करें तो 650 मिलियन की यहाँ पर पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो इनकी इकोनॉमी वगैरह, जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स का देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग छोटा सा इन्फॉर्मेशन ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसमें रशिया और यूएस के बारे में चर्चा हो रही है कि रशिया और यूएस का दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है, वो है क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके, क्लाइमेट चेंज को बैटल किया जा सके, हाँ टैकल बैटल दोनों कह सकते हो। तो एक क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम यानी जो टेम्परेचर वगैरह है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा सके। और फोकस कैसे किया जा सकता है, पोल्यूशन कम करके, एमिशन कम करके ही स्टेप्स कुछ उठाए जा सकते हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। यहाँ पर भी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बात करी गई है जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो WPI इन्फ्लेशन है वो अभी तक सबसे ज़्यादा हाई चल रहा है, डबल डिजिट के अंदर ये चल रहा है, 12.7% तक का ये इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ऐसा पहले लंबे समय तक नहीं हुआ है जैसा आज के टाइम पर ये देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन ये है, ये WPI इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, CPI क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आर्टिकल आपका GS पेपर 3 ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, राइज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओके, अब यहाँ पे आप कह सकते हो महंगाई, जैसे कि आज के टाइम पर 6% से ज़्यादा आपको इन्फ्लेशन रेट देखने को मिलेगा। ओके, अब क्या है, जो ये इन्फ्लेशन है अगर 6 से 3% हो जाए तो क्या होगा, आप कहोगे ये तो दम हो गया, मतलब कि काम जो दाम है वो कम हो गए, मतलब डिफ्लेशन हो गया। बिल्कुल नहीं, ये डिफ्लेशन नहीं, अभी भी इन्फ्लेशन ही है। ठीक है, अभी भी इन्फ्लेशन ही है। तो क्या हुआ, हालांकि जो परसेंटेज का कम हो गया है, लेकिन डिफ्लेशन वाली एरिया कब आएगा, मतलब कि महंगाई के बाद जो सस्ताई सस्ताई के हो गए तो वो कब आएगा, वो आएगा एक तरीके से माइनस में। ठीक है, जब -1 -3 होगा तो उसको आप कह सकते हो डिफ्लेशन। ठीक है, नहीं तो वो इन्फ्लेशन ही रहेगा, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि महंगाई के बारे में चर्चा हो रही है, महंगाई क्या है ये सब हम लोगों ने देख लिया। नाउ इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, और साथ ही साथ आप लोग देख पाओगे इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी यहाँ पर सेट करती है, इन्फ्लेशन रेट वगैरह जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि RBI के अंडर में आती है। ठीक है, वो भी सेट करती है। और इन्फ्लेशन रेट सेट कितना किया जाता है, जैसे कि अभी सेट कितना किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इन्फ्लेशन रेट सेट किया गया है 4 + -2। मतलब जो ये महंगाई है ये कितनी रहनी चाहिए, मिनिमम जो है 2% रहनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2%।
जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो 6% होनी चाहिए। 6% से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं रख सकते, ऐसा देखने को मिला था। लेकिन इन्फ्लेशन रेट अभी 6% से ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा जो ये इन्फ्लेशन है इसको मेजर किया जाता है दो बेसिस पर। एक होता है WPI, दूसरा होता है CPI। WPI मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, तो उसको देखते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, जो होलसेल और रिटेल लेवल के प्राइसेस होते हैं वो बदलते हैं। जहाँ पे थोक के प्राइसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ना होलसेल लेवल पर, जो थोक वाले प्राइसेस होते हैं उसके अंदर बदलाव होना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग WPI। और जो CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है इन द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, यानी कि आप कह सकते हो जो प्राइस के अंदर बदलाव आना, प्राइस में बढ़ना, ऐसे कमोडिटीज़ जो कि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंज्यूमर कंज्यूम्स कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके अंदर बढ़ोतरी देखना, ठीक है, जो कि इंडियन कंज्यूमर्स बाय करते हैं अपने यूज़ के लिए। नाउ यहाँ पे इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या हैं, बहुत सारे कॉजेज़ देखने को मिल पाएंगे, ठीक है। आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ जो कि आपको इसी टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। ये सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह जो भी है। तो कॉजेज़ क्या है, सबसे पहले आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। नाउ बोलते बोलते गला खराब हो गया यार। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में अगर हम लोग बात करें, क्या होता है, जब डिमांड गुड्स एंड सर्विस के लिए, देखो सिंपल सा मैं सेंटेंस रीड करूँगा, आप समझ में आ जाएगा। When the demand for goods and services with the economy outweigh the economy's ability to produce these goods and services, मतलब कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन अभी क्या है कि एक तरीके से इसको आप दोनों नज़रिए से देख सकते हो। जब डिमांड बढ़ेगी किसी प्रोडक्ट की तो भी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। डिमांड अगर किसी की कम हो जाती है, एकदम से गिर जाएगी डिमांड, ठीक है, तब भी आपको क्या होगा, ये महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिलहाल जब सबसे ज़्यादा तब देखने को मिलती है जब यहाँ पर डिमांड एक तरीके से आप कह सकते हो कि एडिशन जो भी प्रोडक्ट है उसके एक तरीके से कम देखने को मिलेगा। डिमांड कम और बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा एक्सटेंड हो जाना, ज़्यादा कम हो जाना, दोनों ही चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स ये देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से भी आपको ये इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बिल्ट इन इन्फ्लेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब है जब कोई वर्कर्स एक्सपेक्ट करता है कि अपनी सैलरीज वगैरह थोड़ी सी बढ़ जाए, उसकी जो सैलरीज वेजेस हैं वो भी बढ़ जाएं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसी वैसे उसकी सैलरी और वेजेस को भी बढ़ाना चाहिए, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देन आगे बढ़ते हैं, आप चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आते हैं आज के एडिटोरियल्स पर। पहला आर्टिकल बात करता है मेकिंग वेलफेयर कंडीशनल इज अ स्टाम्प ऑफ कोरिजन, मतलब क्या है, यूपी का ड्राफ्ट पॉपुलेशन याद है, कल हमने डिस्कस किया था यूपी के इस ड्राफ्ट पॉपुलेशन के बारे में। तो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में एक ड्राफ्ट पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक आप कह सकते हो ड्राफ्ट लाया गया है, जिसको जल्द से जल्द यहाँ पर दर्ज भी किया जाएगा, जल्दी से इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, और इम्प्लीमेंट करने पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। यूपी आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज़ में भी आपको देखने को मिलेगा लगातार, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर कोशिश करी है ट्रू चाइल्ड पॉलिसी लाने की, क्योंकि ये जो जनसंख्या है इसको कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसको कम करना चाहिए, उसके लिए टू चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, टू चाइल्ड पॉलिसी में क्या होगा कि अगर जो लोग इन टू चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे उसको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे, उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे। अगर बहुत सारे लोग जो है इन टू चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर उनके पास आप कह सकते हो उनको एक तरीके से पनिशमेंट भी देखने को मिलेगा। पनिशमेंट्स क्या हैं, इंसेंटिव्स क्या हैं, ये सब हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे क्या बात हो रही है, संडे की बात है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने रिलीज़ किया पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इनका कहना यह है जो फर्टिलिटी रेट है इसको कम किया जाएगा 2026 तक। फर्टिलिटी रेट मतलब जो भी यहाँ पर एक माँ जन्म दे रही है बच्चे को, इसको कम से कम किया जा सके। अभी 2.7% है, 2.7% से इसको एक तरीके से कम कर 2.1% किया जाएगा 2026 तक, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ताकि गवर्नमेंट जो है एक पॉपुलेशन कंट्रोल की चीज़ को लेकर चल सके। ये जो ड्राफ्ट है इसका टाइटल आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। तो इस एक तरीके से ड्राफ्ट को लाया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग अभी सजेशंस वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है, और जल्दी जो है इस ड्राफ्ट के ऊपर काम किया जाएगा। यहाँ पर टू चाइल्ड नॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि जो दो बच्चे आप कह सकते हो कि जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोग हैं उनके दो बच्चे होने चाहिए। दो बच्चे होंगे तो उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे, दो बच्चों से ज़्यादा होंगे तो फिर यहाँ पर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलेंगे। वो क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे
बार बार उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करी गई है कि देखो अभी यहाँ पे क्या है, फ़ायदे भी हैं बहुत सारे, नुकसान भी बहुत सारे, इसको हम लोग आगे यहाँ पर देखने वाले हैं। फ़ायदे क्या क्या है, बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे कि आप लोग कह सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको बहुत सारा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, प्रमोशंस और भी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा जो भी इन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा। जो इन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर नहीं आ पाएगा, खासकर जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसको वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। साथ साथ बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उसको वो सब नहीं मिल पाएंगी, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हुए नजर आएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। साथ साथ ये बोला गया कि देखो यहाँ पर जो भी पब्लिक सर्वेंट है जो कि स्टरलाइजेशन के लिए जाएगा, नसबंदी के लिए जाएगा, ठीक है, जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है ये इसको अडॉप्ट करेगा उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स जैसे कि 2 इंक्रीमेंट मिलने वाला है, मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर इंक्रीमेंट, उनकी सर्विस में इंक्रीमेंट, प्रमोशन वगैरह जो भी है वो भी मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगा, ठीक है। अगर वो कोई घर वगैरह खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो वहाँ पर उनको सब्सिडी मिलेगी। मैटरनिटी पैटर्निटी लीव मिलेगा, मतलब कि अगर यहाँ पर आप कह सकते हो उनका बच्चा होने वाला है तो उसके लिए यहाँ पर 1 साल के लिए लीव भी मिल सकता है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो लीव के साथ साथ उनको सैलरी अलाउंस पूरा मिलेगा, कोई कट डाउन नहीं होगा। तो कुछ इस टाइप के यहाँ पे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं जो भी इन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हैं, देखो पनिशमेंट भी, अगर जो इन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेगा उनके लिए पनिशमेंट्स हैं, जैसे कि डिसइंसेंटिव्स उसको बोला गया है कि मान लो कोई पर्सन है जिसने ब्रीच किया इस पूरे पूरे नॉर्म को, तो उसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो नहीं मिलेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब उसी के साथ यहाँ पर बोला ये गया है कि देखो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं नज़र आती हैं। अब ये सही नहीं नज़र आती हैं क्यों? क्योंकि जो हमारे पास राइट है, राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, ठीक है, राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम का एक राइट है, वो क्या है, उसका कहीं ना कहीं वोलेशन होगा। ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। आप लोग क्या कर रहे हो कि एक तरीके से जो वेलफेयर स्कीम्स है, चलो यहाँ पर आप लोगों ने देखा बच्चों को भी आप लोग उस वेलफेयर स्कीम से, जो भी यहाँ पे स्कीम्स वगैरह आ रही है उसको हटा दे रहे हो, ठीक है, बच्चों को भी आप लोग दूर रख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं नज़र आती हैं। जो ये बहुत सारे राइट्स हैं, खासकर यहाँ पे फोकस किया गया है, जैसे कि आप कह सकते हो कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और भी बहुत सारे राइट्स हैं, इनका कहीं ना कहीं वॉयलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो राइट टू चॉइस भी हो गया, इसके बारे में राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू चॉइस, राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, तो ये 2-3 राइट्स के बारे में चर्चा हो रही है, इनका कहीं ना कहीं वॉयलेशन होता हुआ नजर आएगा जिस तरीके से यहाँ पर ये बिल लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा सा आर्टिकल, ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो भी आर्टिकल्स होंगे, क्रिटिसिज्म, कहीं ना एडवांटेज ऐसे आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। आपको पूरी आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है, आपको जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं उसके ऊपर अच्छे से देखना है, आंख बंद करके किसी चीज़ के ऊपर ही बिलीव नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, छोड़ भी सकते हो। फिलहाल क्या है कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है वो अभी इस समय बदल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया है, ठीक है। अब क्या है, जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे KP शर्मा ओली, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रह चुके हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है, अब इनको हटा दिया गया है और इनके बदले में एक नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, नाम है शेर बहादुर देबुआ। और इनको एक तरीके से आप कह सकते हो ये KP शर्मा ओली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत के लिए है यार, और साथ ही साथ यहाँ पर इनकी अंडर में जो रिलेशंस हैं इंडिया चाइना के, इंडिया नेपाल के, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं, ठीक है। पर्सन टू पर्सन जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इनके स्टेटमेंट कुछ ऐसे रह चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रह चुके हैं, तो उसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह चुके हैं। नाउ अब आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे कि इन्होंने 2 बार यहाँ पे अपना जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व करी है, ठीक है, 2 बार डिसॉल्व करने की कोशिश करी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज़ का एक तरीके से आप कह सकते हो अपोज किया है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो है अब इनको प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया है। अब इनकी जगह पर एक नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिए गए हैं, शेर बहादुर देबुआ। अब देखने की बात यह है कि इनके साथ बाकी सारी कंट्रीज़, खासकर इंडिया के रिलेशंस कैसे होते हैं अंडर दिस न्यू प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा हो रही है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये वाला आप लोग रीड कर सकते हो, ये वाला मैं चाहूँगा आप लोग रीड करना, ठीक है, ब्रेग्जिट के बारे में,
तो इसको ये बोला जा रहा है 5 साल हो चुके हैं ब्रेग्जिट को, ठीक है। ब्रेग्जिट का कॉन्सेप्ट लाइव है, 5 साल से ब्रेग्जिट 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 बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के टाइम पर भी ये ब्रेग्जिट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स बहुत सारी देखने को मिलती हैं। अभी 2-3 महीने पहले आपको नॉर्दर्न आयरलैंड वाला देखने को मिला, और भी बहुत सारे इशूज़ जो है आज के टाइम पर क्रिएट हो रहे हैं इस ब्रेग्जिट को लेकर। चलो मैं आपको ब्रेग्जिट बता देता हूँ, ब्रेग्जिट क्या है, बाकी आप लोग इस आर्टिकल को रीड करना, क्या दिक्कत है आज के टाइम पर देखने को मिल रही है। तो मतलब आपने समझा होगा, ब्रेग्जिट ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का एग्जिट होना कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से, उसको बोला गया है ब्रेग्जिट। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये है यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे सारे आपको यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर यूके कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम कहाँ पर है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो यूके के रिगार्डिंग पहले ही बहुत सारी दिक्कतें रही हैं। जैसे मैंने बोला जो यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन है, उसका एग्जिट होना कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन आपको ये पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा यूरोपियन यूनियन है, इसके अंदर पहले 28 कंट्रीज़ हुआ करते, 28 मेंबर्स हुआ करते थे, अब 27 है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रिटेन निकल चुका है। और ब्रिटेन कौन सा वाला हिस्सा है, वो आपको ये वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसको जूम करें तो जूम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो जो यूनाइटेड किंगडम है, कोई यूनाइटेड किंगडम अकेला देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 बड़े बड़े एरिया देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और जो है नदर्न आयरलैंड, ये मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। और जो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है, ध्यान रखना है। और ये जो आयरलैंड होता है, आयरलैंड आपको नदर्न और साथ ही साथ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मिलाकर ये पूरा का पूरा नदर्न आयरलैंड देखने को आयरलैंड देखने को मिलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो नदर्न आयरलैंड है ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मतलब यूके के अंदर काउंट होता है। और यहाँ पे क्या है कि दिक्कत यहाँ पर इसी वाले एरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा हुई थी जब ये ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट जब हो रहा था तो एक तरीके से इस वाले एरिया को पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन से निकलना था बाहर, ठीक है, एक तरीके से यहाँ से बाहर निकलना था। अब इनके ट्रेड वगैरह भी ख़राब होते हुए नजर आएंगे, जो ट्रेड रिलेशंस है, व्यापार वगैरह, ये भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। उन्हीं दिक्कतों के बारे में जो है वहाँ पर आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगा, वो सारी चर्चा हुई है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो कि देखो ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ये भी बाहर आया है, ठीक है। ये सब इन सब ने मिलकर ब्रेग्जिट किया है। तो यहाँ पर इस नदर्न आयरलैंड वाले रीजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। बोला गया है कि आयरलैंड से बिल्कुल अलग हो चुका है। इनफैक्ट इस वाले एरिया में रहने के बाद भी ये काफ़ी हद तक अलग हो चुका है। तो ऐसी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल गई थी, और उसी के बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा। आप पढ़ोगे तो अब आप लोगों को आराम से ये समझ में आ जाएगा। ओके, इसको रीड करना। तो ब्रेग्जिट क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हम लोगों ने अभी भी समझ लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है पेज नंबर 7 के ऊपर। यहाँ पर देखो कश्मीर के लेकर बातचीत हो रही है। मतलब इस आर्टिकल को हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस आर्टिकल को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पिछले साल से अगर हम लोग बात करें 100 बार डिस्कस कर चुके होंगे। इस आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, उनके बारे में चर्चा हो रही है। मुझे नहीं लगता आप लोग को नहीं मालूम होगा आर्टिकल 370 के बारे में, सभी लोग को मालूम होगा क्या है एग्जैक्टली। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचा ही लेते हैं। आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा करी गई है कि हुआ, ठीक है, फिर क्या क्या बदलाव हुए। फिर उसके बाद आर्टिकल 35 है। आज के टाइम पर चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। देखो यहाँ पर गुपकर अलायंस के बारे में भी चर्चा करी गई है। आर्टिकल 370, 35 को एब्रोगेट करने के बाद गुपकर अलायंस बनाओ। गुपकर अलायंस का जो है पूरा का पूरा एक ही गोल है कि जो ये आर्टिकल 370 है उसको वापस से रिस्टोर किया जा सके, ठीक है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसको वापस से दिया जा सके, उसके बारे में यहाँ पे फोकस किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आज के टाइम पर आपको मालूम होगा डिलिमिटेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन किया जाएगा, ठीक है। डिलिमिटेशन करने का मतलब यह है कि वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते आप, जैसे कि जो भी सीट्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज देखने को मिलती हैं, उनका बदलाव थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले टाइम पर देख सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग छोटा सा आर्टिकल दिया गया है। इसमें बहुत सारी बातें यही लिखी हुई हैं, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप लोगों को मालूम है अच्छे से आर्टिकल 370 और 35A के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ये वाला, आपने थंबनेल देखा होगा आज का, ठीक है। ये आर्टिकल अभी यहाँ पर आज क्या चल रहा है, अब तो जुलाई चल रही है। ये आर्टिकल सेम आर्टिकल 17 जून को भी आया था, हमने डिस्कस भी किया था। सूडो साइंस के बारे में चर्चा हो रही है। दिखा देता हूँ मैं आपको, एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ये वाला, एक सेकेंड ओपन हो जा, हाँ देख पाओगे, ये वाला हमने लगाया ना आज। देखो सूडो साइंस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चीज़ों के ऊपर बिलीव करना, ठीक है, अपना गलत बिलीव करना। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे कि फैला दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि जो गुजरात में लोग हैं वो काऊ डंग यानी गाय का गोबर लगा रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर, और इनका मानना यह है कि इस गाय के गोबर लगाने से जो इनकी इम्यूनिटी है कोविड के अगेंस्ट में वो बढ़ जाएगी,
ठीक है, ऐसे यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं और ऐसी बहुत सारे बिलीफ्स और देखने को मिलते हैं जो कि सरासर स्यूडो साइंस के अंदर आते हैं, मतलब कि इसके ऊपर बिलीव बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। एक तरफ साइंस होती है, एक तरफ स्यूडो साइंस होती है। स्यूडो साइंस पर आप बिलीव नहीं कर सकते। यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो ये होता है। एक मॉडर्न साइंस आपको देखने को मिलेगी। मॉडर्न साइंस एकदम साइंटिफिक चीज़ है, रिसर्च एनालिसिस के ऊपर वर्क करता है। यहाँ पे स्यूडो साइंस ऐसी ऐसी बातों के ऊपर बिलीव किया जाता है। ठीक है, आप और भी, ये तो काऊ डंग से, गाय के गोबर से ये हो रहा है, इन सब चीज़ों से ये होता है, इन चीज़ों से ये होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं जो कि स्यूडो साइंस के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर जो ये ऑथर है, इन्होंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे आपको मालूम होगा एजुकेशन में काफ़ी बड़ा नाम है। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने क्या करा, एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। किसके ऊपर? एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। जो ज्योतिषी होती है भाई, अपना फ्यूचर बताएगा, जो एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ज्योतिषी के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पर इसी कोर्स के अगेंस्ट में ये पूरा का पूरा राइटर है। राइटर कहना है भाई ये भी स्यूडो साइंस के अंदर में आता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो क्या क्या इन्होंने बताया है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। जो सिलेबस है, आप कह सकते हो सिलेबस का जो कंटेंट है वो क्या क्या है, आप देख सकते हो कि लेट अस स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग, ये क्या क्या इग्नू सिलेबस के अंदर कवर किया गया है। इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो जो ये एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी है, इसके सिलेबस के अंदर अब क्या है, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है सिलेबस के अंदर आपको हॉरोस्कोप देखने को मिलेगा, आपका भविष्य बताया जाएगा। प्लैनेट्स चल रहे हैं जो भी, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे किसी का जन्म हो रहा है तो वो ग्रह की तरफ देखा जाता है। ठीक है, प्लैनेट कहाँ पर है, ये चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, राहु केतु, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि ये कहीं ना कहीं स्यूडो साइंस के अंदर में आता है, इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर कहना है इनका। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हॉरोस्कोप से रिलेटेड देखने को मिलेंगी। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये गलत सी साबित होती हुई नजर आएगी, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। एस्ट्रोलॉजी ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, यहाँ पर एक साइंस अलग होती है, मॉडर्न साइंस अलग है, जहाँ पर चीज़ें रिसर्च के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर की जाती हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक तरीके से इसका काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा ह्यूमन लाइफ के ऊपर। जो प्लैनेट है, जो भी ग्रह है, यूनिवर्स है, उसके बेसिस पर आप पूरी की पूरी लाइफ को एज्यूम करके चल रहे हो। ठीक है, किसी का बर्थ हो रहा है, ठीक है, वो उस समय पर यहाँ पर प्लैनेट्स देखे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो एस्ट्रोनॉमी है, साइंस ऑफ द यूनिवर्स है। ठीक है, उसका मेन एजम्पशन क्या है, देखो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो भी ये प्लैनेट है, प्लैनेट हो गया, जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट हो गया, ऐसा यहाँ पर ये कहते हैं। उसके बाद राहु केतु देखने को मिलते हैं। ठीक है, राहु केतु यहाँ पे बोला जाता है एक मोस्ट डेंजरस प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, प्लैनेट्स की बात ना करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो प्लैनेट्स के अलावा जो मिल्की वे है, जहाँ पर आपको सन और सोलर सिस्टम देखने को मिलेगा, इसको यहाँ पर वहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के बेसिस पर जो है एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पर वर्क करते हुए ये नज़र आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर एक जो मेन स्ट्रीम कोर्स है, यहाँ पर एक अनसाइंटिफिक तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं, साइंस के ऊपर कुछ भी बेस्ड नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये ऑथर ने और क्या क्या चीज़ें बोली हैं, जैसे कि मान लो किसी का बर्थ हो रहा है। ठीक है, जो नेचर ऑफ हॉरोस्कोप है वो डिपेंडेंट है किसी के एक के जन्म के ऊपर, ऐसे यहाँ पे बोला जाता है कि किसी के बर्थ के टाइम पर जब किसी ने जन्म लिया है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर क्या करती है, जो बेबी है उसको आप कह सकते हो कि वो कहती है कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, बच्चे ने जन्म लिया है, बच्चे ने जन्म कब लिया है, जब वो मतलब मदर के पेट से, मदर के जो वॉर्म है उससे बाहर आ चुका है, बाहर आने के बाद दुनिया में आके जब उसने सांस लिया, तब वो कह सकते हो तब जन्म लिया है। लेकिन जो एक्चुअल साइंस होती है, मॉडर्न साइंस होती है, वो क्या कहती है कि जो बेबी है वो कब पैदा हो चुका है, बेबी तो तभी पैदा हो चुका है जब स्पर्म और जो ओवम है वो आपस में मिल चुके हैं। ठीक है, उन्होंने मिलकर एक एम्ब्रियो बना लिया है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये जब हो चुका है, ठीक है, स्पर्म ओवम साथ मिलकर उन्होंने एम्ब्रियो को क्रिएट किया, तो उसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि तभी यहाँ पर बच्चे का जन्म हो चुका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स जो है यहाँ पर आज के टाइम पर गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो ऑथर का कहना है। उसके बाद ऑथर का कहना है साइंस और स्यूडो साइंस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च हैं वो सब काम करते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत सारे आज के टाइम पर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इलॉन मस्क को देखो कि अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ताकि जो मार्स के ऊपर अंडर द स्पेस एक्स मिशन है, एक तरीके से मार्स पे मिशन चालू करें, और ये नासा का मार्स पे मिशन है। बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर आपको मिशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी है, ये एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं मानव के माइंड को एक्सप्लॉइट करती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो कोर्स है, इसको विड्रॉ करना चाहिए। जो इग्नू ये कोर्स लेकर आया है ये कहीं ना कहीं बेकार है, ऐसा यहाँ पर कहना है ऑथर का कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये एक स्यूडो साइंस है।
उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अवार्ड्स कैन नॉट बी डोल्ड आउट। मतलब कि देखो आज के टाइम पर बहुत सारे डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिन्होंने कोविड में काफ़ी बढ़िया काम किया है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने वर्क किया है। तो बोला यह जा रहा है कि आज के टाइम पर होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि उन लोगों को अवार्ड्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा है कि आप लोग अवार्ड्स, खासकर इंडियन डॉक्टर्स को तो अवार्ड देना चाहिए, भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। किसी एक डॉक्टर को नहीं कह रहे, सभी डॉक्टर्स को यहाँ पे कम्युनिटी को पूरा का पूरा बिलोंग करके देना चाहिए। सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, ये सभी लोगों का इनको अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि इनका जो वर्क है वो काफ़ी बेहतरीन है। कोविड में बहुत अच्छे से इन लोगों ने कोविड से लड़ाई करी है। उसके साथ बोला है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के फैमिली वाले हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं एजॉल्ट भी किया है, बहुत सारी दिक्कतें पहुंचाई हैं डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स को एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने बोला है डॉक्टर्स और नर्सेज की जो सैलरीज वगैरह है वो टाइम पर पे करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स को उनकी सैलरी पे ही नहीं करी गई, ऐसा भी बोला गया। साथ ही साथ जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसका डेटा ये बताता है लगभग 798 डॉक्टर्स की डेथ हुई है सेकंड वेव में। ठीक है, लड़ते लड़ते तो आप इतना कंट्रीब्यूशन तो देख ही सकते हो। ठीक है, जितने भी डॉक्टर्स की डेथ हुई है उनके घर वालों को एक एक्सग्रेशिया कंपनसेशन देना चाहिए लगभग 1 करोड़ रुपए का, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये सारे स्टेप्स हम लोग उठा सकते हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टर्स और ये नर्सेस हो गए, इन लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट देंगे, इनका कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट देंगे और ये जो डॉक्टर्स नर्सेस हैं ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। ठीक है, मतलब जनरल सी बातें हैं जो कि आप लोग अपने एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। कुछ पर्क्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवाने चाहिए। एक ज़रूरत है कि हम लोग इंश्योर कर सकें, चाहे वो ऐसा ना देखें कोई लोअर रैंक का है कोई हायर रैंक का है, सभी लोग को यहाँ पर एक ब्रेव कैटेगरी के अंदर देखकर, जैसे आज के टाइम पर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से कोविड को डील किया है, तो एक ब्रेवरी के कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। यानी बहादुरता काफ़ी ज़्यादा दिखाई है इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर। तो इनको एक तो अवार्ड्स के एक मतलब एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित तो किया जाना ही चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।